Welcome to Experiments in Leadership. I am Sonu Bhasin. Experiments in Leadership is a space where industry leaders share their thoughts and stories and anecdotes about various facets of leadership. As always, before anything else, I do want to urge you to subscribe to my channel. It has great conversations with some really interesting people, and it is free to you, so go for it. Now, today's guest is someone you can easily pass by on the road, believing that he is a genial grandfather. Now, I am sure that he is one, a genial grandfather. But Nandkishore Chaudhary is much, much more than that. He is known as the Gandhi of the Indian carpet industry, and that is quite something, isn't it? Nandkishore is the owner of Jaipur Rugs, one of the premier rugs and carpet companies in India. And what makes Jaipur Rugs and Nandkishore special is that he has over 40,000 artisans across 6 states who work out of their homes in some of the most rural parts of India. And a large percent of those weaver artisans are women. He has truly set up a commercially successful social business model that has been the subject of many case studies across the world. And I'm truly delighted that Nandkishore has taken time out to speak with me. Welcome to Experiments in Leadership, Nandkishore. So glad that we are able to do this. Thank you, Sonu. Not at all, my pleasure. So, as I was telling you that, I have been in touch with your son, Yogesh, off and on, and he told me this fascinating story. कि जब आपने अपना जो ये सारा बिजनेस सेटअप करा था, I think 2 artisans के साथ working out of their homes, you actually set up communication towers so that you could keep in touch with them through walkie talkies. और योगेश बता रहे थे कि जब वो बच्चे थे तो वो भाई बहन जो थे वो वॉकी टॉकीज लेके बात करते थे और उनके फ्रेंड्स जो थे वो काफी आश्चर्यचकित रह जाते थे। ये टाइम था जबकि मोबाइल से छोड़िए पेजर्स भी नहीं थे। तो just tell us कि ये how did you think of setting up communication towers and मतलब आपने कैसे इसको करा? देखिए, जब मैंने गुजरात में काम शुरू किया तो करीब 100 किलोमीटर के रेडियस में वो जो एक आदिवासी क्षेत्र था वो पूरा फैला हुआ था। तो उसमें पहाड़, नदियां थी। तो मोबाइल तो दूर की बात है, उस एरिया में तो लैंडलाइन भी नहीं होती थी। राइट। और इतनी बारिश आती थी, इतनी मतलब उस वक्त सड़कें नहीं थी, पहाड़ों के ऊपर से नदियों के अंदर से विलेज के अंदर जाना पड़ता था। तो मैंने देखा है कि जो सबसे बड़ी जो समस्या है वो कम्युनिकेशन की है कि वहां कोई माल कम हो गया, कोई दिक्कत है तो कैसे उसको मतलब बिना कम्युनिकेशन के चलेगा। तो एक बार मैं कोई एक बड़ौदा एग्जीबिशन में गया था जहां मैंने देखा है कि वायरलेस सेट थे और उसके वॉकी टॉकी के थ्रू कम्युनिकेशन हो सकता है। मैंने उनसे बातचीत की तो उन्होंने बोला कि हम सरकार से परमिशन लेके आपको एक कम्युनिकेशन सिस्टम आपका डिजाइन करके हम सेट कर देंगे। तो फिर उनको मैंने काम देते हुए और इस कम्युनिकेशन सिस्टम की शुरुआत की। सो टेल मी समथिंग कि जब आप जाते थे और लोगों से बात करते थे कि भाई आप हमारे साथ काम करो कार्पेट बनाने का, वीविंग का, सो वो कार्पेट बनाने की वजह से अट्रैक्ट होते थे या वॉकी टॉकी लेने की वजह से अट्रैक्ट होते थे? देखिए, मतलब उनका जो अट्रैक्शन था ना कि इसके बारे में छोटी सी मैं कहानी बताना चाहूंगा कि बिल्कुल। जो जब मैंने वहां पर इस काम की शुरुआत करने की सोची तो वहां के लोकल लोगों ने बोला कि ये जो आदिवासी लोग हैं ये बाहर के आदमी को पसंद नहीं करते, तो आप यहाँ पर काम शुरू मत कीजिए क्योंकि दे कैन डैमेज यू, वो आपका बिजनेस चलने नहीं देंगे। कि मेरा एक अंग्रेज दोस्त होता था तो जब कोई समस्या आती तो हम उसको पूछते थे तो उसको मैंने पूछा कि उस एरिया में मुझे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो उसने बोला कि ये जो लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, दे आर द मोस्ट इनोसेंट पीपल इन इंडिया। बाहर के लोगों ने आके इनका शोषण किया है, तुम इनको लव, एम्पैथी, कंपैशन के साथ डील करते हो, दैट विल बी योर बिगेस्ट लॉयल फोर्स। तो उसने बताया कि दैट इज रिटन ऑन योर फेस। अच्छा, तो तुम जब काम में जाओगे पीपल विल बी वेरी
मतलब you will attract the attention of the whole society, and people can see you, who are you. एक्शन का पैन कार्ड, मेरी जो सरलता थी, एक जो मेरी बच्चे जैसी मतलब इनोसेंस थी, इन सब लोगों को अट्रैक्ट किया। तो आप बोल रहे हो कि ये जो आदिवासी लोग थे जो रूरल में रहते थे, गांव वगैरह में रहते थे, अंदर रहते थे, यू सेड दैट दे आर वेरी इनोसेंट, मतलब जो शोषा है, जो दिखावा है, उस सब से दूर परे थे, एटीट्यूड अच्छा था, वैल्यूज अच्छी थी। अब आपका बिजनेस, यू हैव सच अ लार्ज बिजनेस, तो अब आपका कॉर्पोरेट ऑफिस भी है, आपके आर्टिजन्स भी हैं। अब कॉर्पोरेट ऑफिस में है, यू हैव people who have studied in MBA, people who have studied overseas. Is there a difference in values जो आप देखते हैं, जो कि आपके कॉर्पोरेट ऑफिस में लोग काम करते हैं और जो आपके आर्टिजन्स लोग काम करते हैं घर से? कुछ अलग है उन लोगों के लीडरशिप स्टाइल में, काम करने के स्टाइल में, जो आपको दिखता है? देखिए, इसकी भी मैं आपको एक छोटी सी जो रियल घटना है उससे बताना चाहूंगा। बिल्कुल कि जब 99 में जयपुर कंपनी की मैंने शुरुआत जीरो से की, और उसके बाद क्या, मेरे 500 बच्चों अमेरिका में पढ़ रहे थे, एक एक बच्चा पढ़ लिख के इंडिया आने लगा, दे स्टार्टेड ज्वाइनिंग विथ मी। तो जब 5 बच्चों ने बिजनेस ज्वाइन किया, बिजनेस स्टार्टेड ग्रोइंग लाइक द वाइल्ड फायर। तो उस ग्रोथ को मैनेज करने के लिए मैंने पढ़े लिखे लोगों को रखा। और मैं हमेशा अपनी टॉक में बोलता हूँ कि दे पुट मी अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन मतलब? उन्होंने बिल्कुल उल्टा लटका दिया मेरे को। कैसे? क्योंकि मुझे पढ़े लिखे लोगों को रखने का अनुभव नहीं था। फिर मुझे ये समझ में आया कि हमारे जो बिजनेस में जो 60 प्रोसेसेस हैं, उस पे काम करने वाले बिना पढ़े लिखे लोग हैं या कम पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन वो लोग हैं जो अंडरस्टैंड द बिजनेस, अंडरस्टैंड द प्रोसेसेस। और जो बाहर से जो पढ़े लिखे लोग आए, तो कोई बिजनेस की, लोगों की, प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। तो पूरा मिसमैच हो गया फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। फिर मुझे समझ में आया कि नॉलेज इज पावर, but knowledge gained without practice develop ego, and practitioners sometimes have the skills without having the knowledge. अभी जैसे बिजनेस बड़ा होता जा रहा है, हमारे डिपार्टमेंट हेड बढ़ते जा रहे हैं, पढ़े लिखे लोग बढ़ते जा रहे हैं, अलग अलग इंडस्ट्री से आते हुए लोग बढ़ते जा रहे हैं। एक ये जो हमारा जो ग्रास रूट की जो दुनिया है, जिसको हम फ्रंट लाइन बोलते हैं, और एक जो हेड ऑफिस में जो लोग हैं हमारे, these two are the totally different world. बिल्कुल, नो दे आर वेरी डिफरेंट। और आप जो बात कर रहे हैं कि जो लोग आते हैं पढ़े लिखे, मगर दे आर सो अवे फ्रॉम रियलिटी, ये तो आपका बिजनेस है जहाँ पे आपके जो लोग हैं, फ्रंटलाइन जो है, वो गांव में रहते हैं, वो काम करते हैं। मगर जो अमूमन बिजनेस होता है, उसमें भी अक्सर ये देखा गया है कि जो लीडर्स हैं, जो कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठते हैं, और उनकी जो टीम्स होती हैं, जो कि ग्राउंड लेवल पे होती हैं, उसमें काफी अंतर आता है। सो आपके अनुभव से, हाउ कैन द लीडर्स हु आर सिटिंग इन कॉर्पोरेट ऑफिस बी मोर कनेक्टेड विद द फ्रंट लाइन? क्या कर सकते हैं हम लोग? ठीक है, एक तो देखिए, मैं आपको एक इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि हम लोग बेन एंड कंपनी हमें काफी कोचिंग दे रही है, हेल्प कर रही है हमारी। अच्छा। तो उन्होंने एक रिसर्च की, फाउंडर मेंटेलिटी। रिसर्च में उनको पता चला कि जो कॉर्पोरेट ऑफिस है किसी भी कंपनी का, उसके बोर्ड रूम में जो डिसीजंस होते हैं, if you don't have the representation of the front line in those decisions, you are creating deathbed for your company. You are creating a deathbed. Deathbed for your company. Death for your company. If you don't take a representation of the front line in the decisions that you take in the boardroom, that is such a powerful statement. Hanji. So you are creating the deathbed before the company die. उसकी मृत्यु सैया तैयार करते हैं, मतलब। तो फिर क्या, कंपनी में ग्रोथ तो आएगी, लेकिन द ग्रोथ इज नॉट सस्टेनेबल, द ग्रोथ इज नॉट प्रॉफिटेबल। और ये ग्रोथ आपके बिजनेस को ना
पूरा बहुत डैमेज 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 कर देगी। तो देखिए, ये जो अभी प्रोफेशनलिज्म में ये जो कॉन्सेप्ट है कि जो ऊपर जो टॉप पे बैठता है, जिसके पास पावर है, सारे डिसीजन करता है, जबकि जो रियल वो जो रिसर्च है वो बताती है कि फ्रंट लाइन इज द किंग ऑफ द बिजनेस, फ्रंट लाइन इज द हीरोज ऑफ द बिजनेस, फ्रंट लाइन पे द सैलरीज टू द प्रोफेशनल सिटिंग इन द हेडक्वार्टर्स। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। एक चीज और मैं बताऊंगा आपको कि मैकिन्जी का भी एक कोटेशन है, द जॉब ऑफ द फ्रंट लाइन इज टू टेल द मैनेजर व्हाट टू डू। They pay the salary to the managers. To the managers. लेकिन जो very well said. होते हैं, लेकिन जो मैनेजर्स होते हैं वो कभी फ्रंट लाइन को जाके पूछते ही नहीं कि why you are you paying me, why you have hired me. वो तो उल्टा उन पे रोब जमाएंगे, मतलब उन पे रोब जमाते हैं। You're absolutely right. And you know, यही होता है हर कंपनी में, that people who are in head office think that they actually have the power, but very well said that it's actually the people on the ground that bring in the revenue, and that is how they pay the salaries of everyone. Good. So actually ये conversation is about leadership experiments, जो कि काम आपके अच्छे आए और कई जो कि नहीं आए। So can you look back and आप कुछ बता सकते हैं about a leadership experiment that worked for you? आज देखिए, मेरे लिए जो लीडरशिप की जो डेफिनेशन है, कि हु इज ए ट्रू लीडर, वो मेरी डेफिनेशन ये है कि एक लीडर अपने जो फॉलोवर्स है, उन सब के पीछे खड़ा है, मतलब अच्छा, एंड गिव द डायरेक्शन, वो बिल्कुल पीछे खड़े होकर उनको डायरेक्शन देता है। और जब वो लीडर अपने फॉलोवर्स के पास से गुजरे, किसी फॉलोवर को ये पता भी नहीं हो कि ये मेरा लीडर है। That is the true definition of a leader. एक लीडर खुद क्रेडिट कभी नहीं लेता। इसका मतलब ये है कि उसके जो लोग हैं, जो ग्राउंड पे काम करते हैं, उसके लिए जो काम करते हैं, दे फील डिग्निफाइड, दे फील इंस्पायर्ड, and they feel as a leader in the presence of the leader. That is the definition of the leadership. Good. So now when you think of yourself as a leader, what are some of the things that you have done that worked out really well for you? Right. ये देखिए, जैसे मतलब जब मैंने बिजनेस को शुरू किया, तो परिवार के लोग बोले ये तो अनटचेबल लोग, हम इनको घर में नहीं आने देंगे। मोहल्ले वाले बोले हम लोग मोहल्ले में नहीं आने देंगे। जब किसी पार्टी फंक्शन में जाता था मैं अपने शहर में, तो लोग हाथ मिलाने से इनकार कर दिया करते थे कि आप तो अछूत लोगों के साथ काम करते हो। Really? So they really don't shake hands with me. Really? लेकिन मेरी जो लीडरशिप स्टाइल थी, वो ये बताती थी कि ये भी तुम्हारे जैसी ह्यूमन बीइंग है। Perceive them as the human being. They are more capable than you. मैंने उनके अंदर जो क्रिएटिव कैपेबिलिटी छिपी हुई थी उसको देखा, मैनेज करने की क्षमता को देखा, उनकी डिसीजन मेकिंग क्षमता को देखा, और आज मुझे कहते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है। आई फील प्राउड। हमारे जो व्यूअर्स है, उन्होंने अपनी क्रिएटिव कैपेबिलिटी, अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन ग्लोबल लेवल पे किया है। मतलब 2014 में हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, मंचा प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के अंतर्गत 2017 में बिमला देवी थी, जो कभी प्राइमरी स्कूल भी नहीं गई, अपने घर के बाहर नहीं गई, गांव के बाहर नहीं गई, उसने अपने खुद के डिजाइन जर्मन डिजाइन अवार्ड जीता और अवार्ड लेने के लिए जर्मनी गई वो। क्या बात है! आप कह रहे हैं कि उन्होंने खुद, आपने उनको कारपेट का या रग का, कालीन का कोई डिजाइन नहीं दिया, उन्होंने खुद बनाया। राइट। और वो जो है वो जर्मनी में एक अवार्ड उसने पाया, एंड देन शी वेंट टू जर्मनी। राइट।
So जो if I can then जो what I take away कि आप कह रहे हैं कि you as a leader you believed in your people कि जो लोग हैं you said कि ये मेरे लोग हैं, so what अगर बाकी लोग सोचते हैं कि ये अछूत है या ये इनके साथ मिलना गुलना नहीं चाहिए, but these are my people and therefore you stood by them and they rewarded you back. So this is a lesson in leadership, that a leader should actually believe in his or her people, forgetting about what anybody else says. Is my understanding correct? बिल्कुल जी, क्योंकि देखिए आपका जो आपके लोगों में विश्वास है जी, वो ही विश्वास एक दिन आपके बिजनेस में मैनिफेस्ट होगा। और एक मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये विश्वास कहाँ से आता है एक लीडर में। हाँ, मेरे अपनी पूरी लाइफ का मेरा अनुभव है कि ज्यादातर लीडर्स जो होते हैं, हाँ, they are driven by the inferiority complex. They are driven by inferiority complex. Tell me more. मतलब कैसे? Yes, because they don't know their self worth. Leaders don't know their self worth. हाँ, तो एक जो लीडर अपने लोगों में कौन विश्वास करेगा जो अपनी सेल्फ वर्थ को जानता है। Right, right. The leader who knows his self worth, who love himself, he can love to the people and he can trust to the people. ये तो बहुत ही फिलोसॉफिकल बात आपने कह दी है। दिस इज ट्रू नॉट ओनली फॉर अ लीडर बट इट्स ट्रू फॉर, मतलब पूरी जिंदगी में आपको अगर अपनी सेल्फ वर्थ है, आप इफ यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ, तभी आप बाकियों को भी ठीक से ट्रीट कर पाएंगे। तो ये तो हो गया एन एक्सपेरिमेंट दैट वर्कड फॉर यू। अब कोई ऐसी लीडरशिप या ऐसा एक्सपेरिमेंट जहां पे आप मात खा गए? ये ऐसे नहीं, ऐसे तो मैं आपको हजारों एग्जांपल बता सकता हूँ। हमें एक ही बताइए। हमें एक ही बताएं अभी। लीडरशिप एक्सपेरिमेंट में मात ही मात खाई अभी तक। देखिए मैंने तो सबसे ज्यादा मेरी जो फेलियर रही और जो मुझे बिजनेस में चैलेंजेस आए और आज भी जो चैलेंजेस है, ऐसे लोगों को हायर करना। They don't believe what we believe. They don't believe in your belief. Yeah. Okay. और वो जो जयपुर के जो वैल्यूज हैं, जयपुर की जो फिलोसफी है, उससे उनकी मैचिंग नहीं होती। उनके वैल्यूज कुछ अलग हैं, उनका सोच कुछ अलग है। इस तरह के लोग ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट को बड़ा टॉक्सिक कर देते हैं। Most people don't have the patience. जयपुर is driven by the purpose and meaning. जयपुर का नाम आता है कि जयपुर एक पर्पस ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऐसे लोगों के जिनको हम हायर करते हैं, the people who don't have the purpose and meaning in their life, वो सबसे बड़ा चैलेंज आता है और वो कल्चर में सेट नहीं होते और उससे बिजनेस को भी काफी नुकसान होता है। तो इसी पे अगर थोड़ा सा इफ आई स्पेंड सम मोर टाइम, आप कह रहे हैं कि आपने रिक्रूट करा लोगों को जहां पे कि आपको बाद में पता चला कि उनकी वैल्यूज नहीं थी, तो आपने क्या देखकर उनको अपने साथ काम करने का निमंत्रण दिया? देखिए जो अभी तो हम लोग काफी मतलब इस मामले में एक तरह से एक्सपर्ट हो गए, काफी बहुत ज्यादा मार खा के सीखा है मैंने परिवार ने। देखिए सबसे पहले हम लोग इन्फ्लुएंस हो जाया करते थे कि उनके जो स्किल्स है, उनके स्किल्स को देख के हम लोग इन्फ्लुएंस हो जाया करते थे। उसलिए वो बातें बड़ी अच्छी सी बनाते थे, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा देते थे। तो हम उनके बोलने को ही करना समझ लिया करते थे। और जब एक्चुअल में जब वो ज्वाइन करते थे, उन्होंने जो इंटरव्यू में बोला, दिखाया कि मैं बहुत नॉलेजेबल हूँ, एक्चुअल में उनको पीपल की प्रोसेस की जीरो अंडरस्टैंडिंग की थी। बिना अंडरस्टैंडिंग के जब कोई आदमी डिसीजन करता है,
आप समझ सकते हैं उसे कितना भारी नुकसान हो सकता है। So again, if I go into what you're saying, a true leader has to focus on the key abilities of the people. वो भूल जाए कि वो अंग्रेजी अच्छी बोलते हैं, कपड़े अच्छे पहने हुए हैं, प्रेजेंटेशन अच्छी है या ये नहीं, ये ठीक है। दे शुड एक्चुअली डू अ डीप डाइव और ये पता लगाएं कि उनकी कहनी और कथनी में अंतर तो नहीं है। जो कहते हैं वो ही करते हैं, या जो वो नहीं कहते वो नहीं करते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट पीपल, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू फिगर आउट द पीपल। यही आप बोलेंगे? हाँ जी, ये बोलूंगा। और मैं आपको बताऊं कि अभी हम एक बहुत भारी एक्सपेरिमेंट जयपुर में करने जा रहे हैं। हाँ, बताइए। काफी दुनिया के बहुत टॉप मैनेजमेंट गुरुज, टॉप थिंकर्स, बड़े सक्सेसफुल थिंकर्स, दे आर एक्सपेरिमेंटिंग विद जयपुर कंपनी। देखिए, अभी जो बिजनेसेस है ना, दे आर ड्रिवन बाय द ब्रेन, दे आर ड्रिवन बाय द माइंड। और मेरे को ये साफ दिखाई दे रहा है, द फ्यूचर बिजनेसेस विल बी ड्रिवन बाय द हार्ट। बाय द हार्ट। हम लोग जयपुर को एक हार्ट ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं। उसमें जो सबसे पहला काम कर रहे हैं, वी आर ओनली टेकिंग द पीपल जिनका लेफ्ट ब्रेन के साथ राइट ब्रेन भी डेवलप्ड है। अच्छा, तो उसके लिए फिर आप एनालिसिस करेंगे? हाँ जी, हाँ जी। तो जयपुर को हम उसी दिशा में लेके जा रहे हैं, क्योंकि देखिए माइंड जो है ना, सारी जो प्रॉब्लम की जड़ है दिमाग से आती है। सारे जो सॉल्यूशन है वो हार्ट के पास है। नहीं, तो दैट इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग, एंड आई थिंक वी विल कीप वॉचिंग द डेवलपमेंट्स इन जयपुर रग्स टू सी how it converts itself into a company driven by heart, which is going to be very interesting. So Nand Kishore ji, thank you very much for talking, and I'm sure we will talk again once you have finished that experiment of converting Jaipur Rugs into a heart-driven company. I will get back to you and we will talk again. And viewers, keep watching because we will continue to have more conversations like this. Until then, cheerio.